नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, हम चाटुकार व्यक्तियों को देखते हैं जो अक्सर चापलूसी किया करते हैं। हमने समाज में भी देखे होंगे, ऑफिस में भी देखा होगा, राजनीति में भी देखा होगा। अरे दुनिया का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिस जगह पर मैंने चाटुकार न देखे हों या आपने चाटुकार नहीं देखे हों। मैं उस व्यक्ति की भी कमेंट इस वीडियो पर चाहूँगा जिस व्यक्ति ने चाटुकार नहीं देखे हैं, और जिस व्यक्ति ने चाटुकार देखे हैं, चाटुकारों का स्तर क्या होता है वह भी इस पर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, चाटुकारिता आज के दौर का इतना बड़ा अस्त्र है कि उसकी कोई भी टक्कर लेने वाला नहीं है। कोई भी अस्त्र ऐसा नहीं है जो चाटुकारिता के अस्त्र को परास्त कर सके, धराशायी कर सके। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रत्येक घर परिवार से लेकर समाज में हर जगह चाटुकार लोग व्याप्त हैं, और वह अपनी चाटुकारिता से लोगों के बनते हुए काम बिगाड़ देते हैं, अपने काम बना लेते हैं, जो वास्तविक काम होता है उसको पीछे कर देते हैं, और जिन कामों की आवश्यकता नहीं होती है उन कामों को करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की ये कहानी यदि वास्तव में आपको पसंद आए और आज के परिदृश्य से मैच खाती हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के लिए हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। लेकिन उससे पहले आज कहानी का प्रारंभ होता है एक ऑफिस से। दोस्तों, ऑफिस में जो बॉस होता है उस बॉस के आगे पीछे हम देखा करते हैं कुछ लोग घूमा करते हैं, जी बॉस, यस बॉस किया करते हैं। ऐसे ही एक कंपनी में एक बॉस थे और बॉस के नीचे कई सारे कर्मचारी कार्य करते थे, और वह कर्मचारी जो कि पूरी तन्मयता के साथ अपना काम करते थे, लेकिन बॉस उनको सदैव डांटता रहता था, किसी न किसी कारण के वश उन पर खींच निकाला करता था। हर कर्मचारी बॉस के इस व्यवहार से परेशान रहता था, लेकिन कहता कुछ नहीं था, क्योंकि बॉस के सामने एक भी शब्द यदि उसकी जुबान से निकले तो बॉस उसको नौकरी से बाहर कर देगा। और हम लोग जानते हैं कि नौकरी हमारे लिए कितनी कीमती है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 100% आबादी नौकरी के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार है, वो किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। दोस्तों, उसी ऑफिस में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो केवल और केवल अपने बॉस का इतना पसंदीदा था कि दूसरा कोई भी बंदा नहीं था। अब वो बंदा क्या करता था जिस वजह से बॉस को ज़्यादा पसंद था? दोस्तों, वो ऑफिस का कार्य नहीं करता था। मन हुआ तो किया, नहीं तो कभी बॉस के कपड़े प्रेस करवाने ले जाना है, कभी बॉस की गाड़ी साफ करनी है, कभी बॉस के बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना है, कभी बॉस के बच्चों को की फीस जमा करवानी है, कभी बॉस के बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल लेकर के देना है, कभी बॉस के लिए अन्य व्यवस्थाएं करनी है। मतलब उनके घर परिवार की सब्जी से लेकर कील तक जो भी ज़रूरत होती थी वह व्यक्ति लगातार उसके लिए प्रयत्नशील रहता था, और बॉस के सोचने से पहले ही वो काम करवा देता था। बॉस उसको इतना पसंद करते थे कि ये मानकर चलिए जितना भी बोनस इत्यादि मिलता था वो सारा का सारा उसी व्यक्ति को मिलता था। इधर जो अन्य लोग थे वो दिन रात मेहनत करते थे, कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उसकी हर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बेहतर ढंग से मेंटेन करते थे। लेकिन फिर भी बॉस के तेवर उसके लिए नर्म और अन्य सभी कर्मचारियों के लिए एकदम सख्त हुआ करते थे। यहाँ तक कि अगर उनसे अच्छा भी काम होता था तो सराहना की जगह उनको दुत्कार देता था बॉस। समय बदला, लोग उस व्यक्ति से ईर्ष्या भी करने लगे, लेकिन उनके ईर्ष्या करने का बॉस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि बॉस होता है। बॉस जानता था कि कौन व्यक्ति हमारे लिए सही है और कौन उपयोगी है। वह व्यक्ति लगातार बॉस की बात को की सराहना करना उसका काम हुआ करता था। एक दिन की घटना है कि बॉस की माँ एक्सपायर हो गई। अब जब
बॉस की मां की मृत्यु की घटना कंपनी के अन्य सभी कर्मचारियों को प्राप्त हुई। कंपनी में पहुंची तो सारे कर्मचारी अत्यंत दुखित हुए, व्याकुल हुए, बेहवल होते हुए वहां से बंद करके ऑफिस और बॉस के यहाँ सांत्वना देने के लिए पहुंचे। उन्होंने सोचा कि अगर बॉस के यहाँ पहुंचेंगे तो बॉस कम से कम ये समझेगा कि हम उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, शायद जितनी डांट फटकार पड़ती है वो ना पड़े। हम लोग देखते हैं समाज में, अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो भले ही हमारा उससे झगड़ा होता है, उससे मेल मिलाप नहीं होता है, उसके हमारे बेहतर संबंध भी नहीं होते हैं, लेकिन अंतिम यात्रा में हम उसकी ज़रूर उपस्थित होते हैं। जब भी वह व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जा रहा होता है, हम जरूर उसके साथ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारी संस्कृति कहती है, सभ्यता कहती है, और इसका असर उस व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है जिसका कोई न कोई परिजन उससे दूर जा चुका होता है, ईश्वर के लोक को जा चुका होता है। दोस्तों, सारे कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे और सारे कर्मचारी शोक संवेदना में व्यस्त थे, आंसू निकल रहे थे किसी किसी के। लेकिन वहाँ पर वह बंदा दिखाई नहीं पड़ रहा था जो बंदा लगातार चाटुकारिता करता था, लगातार बॉस का हर काम करता था, लेकिन वो बंदा कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। अब जब वो बंदा दिखाई नहीं पड़ा तो दोस्तों, उन सारे कर्मचारियों में एक होड़ सी लग गई कि उसका स्थान कौन लेगा, क्योंकि आज तो बॉस इस पर इतना नाराज़ हो जाएंगे कि उसको नौकरी से बाहर ही कर देंगे, क्योंकि बॉस की माँ एक्सपायर हुई हैं, सारा स्टाफ आया है, केवल वही व्यक्ति नहीं आया जिसको बॉस सबसे ज़्यादा तवज्जो देते थे। ऐसी स्थिति में सारे लोग बॉस का मरहम लगाने में जुट गए। दोस्तों, कोई उनके वो जो अंतिम संस्कार होता था उसके लिए जो कपड़ा इत्यादि लाते थे, जिसको कफन बोलते हैं, कफन इत्यादि लेने चला गया। कोई वहाँ जो सामान लगता था उसको लेने चला गया, कोई लकड़ियों का इंतज़ाम करने लगा, कोई उनकी वो टिकटी जिस पर उन लिटाते हैं उसका इंतज़ाम करने लगा। सारे लोग जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी उनका इंतज़ाम करने लगे रात में ही, और रात से लेकर सुबह तक सारा इंतज़ाम हो गया। सुबह के समय बॉस की माँ की शव यात्रा निकली। दोस्तों, शवदाह गृह में जब बॉस की माँ पहुँची, उनकी बॉडी पहुँची, तो वहाँ पता लगा कि 1600 पहले से ही अभी दाह संस्कार के लिए रखे हुए हैं, और जब 16 आगे रखे हुए हैं, 17वां इनका नंबर है, तो इनको कैसे पहले इनका दाह संस्कार का मौका मिलता। अब बॉस बड़ी उलझन में थे, उनके पास कोई, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि अगर इस जगह पर वो बंदा हमारा होता तो वो कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लेता, और इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और एक पैसे किसी के अंदर अक्ल नहीं है कि वो जाए और जुगाड़ करे जिससे कि हमारी माँ का दाह संस्कार हो जाए। अब आप जानते हैं दाह संस्कार करने में अमूमन 1 घंटा तो लग ही जाता है, और 17वां उनका नंबर था, मतलब 17 घंटे लग जाते। मतलब ये था कि आज उनका शवदाह नहीं हो पाता। बॉस बहुत ही अंदर अंदर क्रोधित थे, लेकिन सारे लोग कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वो तो ऐसा स्थान है श्मशान जहाँ पर जा कर के हर व्यक्ति खुद को बराबर का ही महसूस करता है। वहाँ न कोई अमीर होता है न कोई गरीब होता है, सब बराबर होते हैं। तो सब यही कह रहे थे कि अगर भाई दूसरे कैसे हटा देंगे। खैर, स्थितियाँ ऐसी ही बातें होती रहीं, आपस में चर्चाएं चलती रहीं। कोई किसी से कहता कि कोई अगर जुगाड़ लग सके तो हम मदद करें, लेकिन जुगाड़ नहीं लग रहा है। बॉस जब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहा था, लेकिन वो दिखा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके नाते रिश्तेदार भी थे और सभी कह रहे थे कि बेटा, जैसे आपकी माँ है ऐसे ही ये भी किसी न किसी के परिजन होंगे, वो भी दाह के संस्कार के लिए यहाँ पर आए होंगे, इसलिए हम उन पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं और कोई जुगाड़ भी यहाँ नहीं चल पाएगा। इसी बीच जब सब एकदम नर्वस हो चुके थे, किसी के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था और हर कोई समझता था कि अब आज दाह संस्कार संपन्न नहीं हो पाएगा, उसी समय एक मुर्दा जिसका कि पहले से दूसरा नंबर था, वो मुर्दा
उठकर बैठ गया। और जब वो मुर्दा उठकर बैठ गया, दोस्तों सभी लोगों में भगदड़ मच गई। जितने भी शव के साथ लोग गए थे, सारे लोग भाग खड़े हुए। जब सारे लोग भाग खड़े हुए, भय इतना था, अरे कोई मुर्दा उठकर खड़ा हो जाए, कितना भयभीत करने वाला होता है। हर कोई डर रहा था, सब भाग खड़े हुए। जब कुछ दूरी पर बॉस ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ लोग रुक भी गए, कुछ लोग निकल भी गए। इसी बीच जो दूसरे नंबर के शव से जो मुर्दा जिंदा हुआ था, वो बॉस के पास आया और उसने बॉस से कहा, बॉस, मैं जानता हूँ कि आपकी माताजी का देहांत हो गया है और मैं शाम से लेकर अब तक आपके घर पर नहीं पहुँच पाया हूँ, जबकि वहाँ पहुँचना आवश्यक था, हमें अवश्य जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ, लेकिन आप मुझे क्षमा करते हुए मेरी समस्या को भी सुन लें। मेरी समस्या ये थी कि जब आपकी माताजी का देहांत हुआ तो मुझे भी जानकारी मिली अन्य कर्मचारियों के साथ। सारे कर्मचारी आपके घर जाने के लिए तत्पर थे। अब हमारे दिमाग में आया कि बॉस के घर तो सब लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन बॉस की माताजी के शवदाह के लिए भी तो इंतज़ाम होना चाहिए। तो उसी समय मैंने सौदाह गृह से बात की, तो मुझे पता चला कि जब आप सौदाह गृह पहुँचेंगे तो अगले दिन आपकी माताजी का दाह संस्कार संपन्न नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा ये तो विकट समस्या होगी, इसलिए मैं आपके घर न उपस्थित होकर मैं सीधे सौदाह गृह आया और सौदाह गृह आकर के आपका नंबर लगाया। सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक मैं एक शव की तरह यहाँ पर लेटा हुआ हूँ। मुर्दे की तरह हमारा शरीर व्यवहार कर रहा था। लेटने के बाद जब मुझे पता चला कि आप आ गए हैं तो मैं उठा हूँ और ये नंबर आपका है, यहाँ पर माताजी को सौदाह के लिए आप ले जाइए। दोस्तों, जब ये जानकारी कंपनी के अन्य कर्मचारियों को हुई तो वह सब हक्का बक्का थे और बॉस, जो कि अंदर ही अंतर्मन से इतना प्रसन्न था, दोस्तों उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ उस बंदे को वो पुचकारता था, उसकी तरफ प्रेम भरी निगाहों से देखता था, वहीं दूसरी तरफ जितने कंपनी के कर्मचारी थे उनको ऐसे घूरता था जैसे वो उसको खा ही जाएगा। इतना क्रोधित है उन पर, समझ में ही नहीं आ रहा था। बॉस की निगाहें स्पष्ट कंपनी के अन्य कर्मचारियों को बता रही थी कि देखिए यह व्यक्ति मेरे प्रति कितना समर्पित है, इसका समर्पण, क्या किसी ने भी आज तक मेरे लिए ऐसा समर्पण दिखाया है? आप लोग कहते थे कि मैं इसे ज़्यादा मानता हूँ, मैं सबको बराबर मानता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर वह विशेषता है जिसकी वजह से मैं इसे ज़्यादा मानता हूँ। कंपनी के अन्य वर्कर बॉस की निगाहों को पढ़ रहे थे और कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। खैर, सौदाह गृह में बॉस की मां का शव ले जाया गया और 1 घंटा लगा। 1 घंटे के बाद सौदाह संपन्न हुआ और उसके बाद उनकी अस्थियों को लेकर के बॉस अपने घर के लिए निकले। दोस्तों, इस कहानी जो आपके सामने हमने प्रस्तुत की है, ये कहानी भले ही एक लघु कहानी है, लेकिन ये कहानी आज के परिदृश्य को एकदम सटीक तरीके से दर्शाती है। हम देखते हैं छोटी से छोटी जगह और बड़ी से बड़ी जगह, हर जगह चाटुकार अपना एक स्थान बना कर रखे हुए हैं। क्या कोई चाटुकारिता में इतना भी नीचे जा सकता है? आप सोच रहे होंगे, आप हतप्रभ हो रहे होंगे, आप मुस्करा रहे होंगे कि ये क्या इसने किया। दोस्तों, इससे भी ज़्यादा नीचे गिरने वाले लोग इस समाज में विद्यमान हैं और वह चाटुकारिता से ही अपना जीवन यापन ही नहीं कर रहे हैं, कई लोगों के भविष्य को भी चौपट कर रहे हैं। हमारी संस्कृति के अंदर जो
हमारे सिद्धांत हैं, हमारे जो आचार विचार हैं, उनको तार तार कर रहे हैं, उनको नस्त नाबूद करने के लिए भी वह प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि उनको चाटुकारिता में यही पता नहीं चलता है कि चाटुकारिता किस हद तक कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगा कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने किस लेवल के चाटुकार देखे हैं। यदि आपने इस लेवल से भी बड़ा चाटुकार देखा है या छोटा चाटुकार देखा है तो कृपया हमें ज़रूर कमेंट करके सूचित करें। मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरी जो घटना जो मैंने आपके सामने रखी है उससे भी विस्मित करने वाली घटनाएं इस समाज में होंगी, लेकिन जैसे मैं उन्हें नहीं जानता हूं, जैसे आप इस घटना को नहीं जानते थे, वैसे ही मैं भी उन सारी घटनाओं को नहीं जानता हूं। और आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि किस किस तरह की चाटुकारिता इस समाज में होती है, जो हमारी संस्कृति, हमारे सुदृढ़ सांस्कृतिक व्यवस्था को तार तार करती जा रही है। जहां हम एक ईमानदार व्यक्ति होकर, दृढ़ कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करते हैं, उसके बाद भी हमें क्या मिलता है? सिर्फ दूसरे लोगों की गालियाँ और उनके द्वारा हेट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी कार्य नहीं करते हैं, समाज के लोगों के विरुद्ध ही काम किया करते हैं, लेकिन वह एक व्यक्ति आपकी केवल मदद करते हैं, मदद ही नहीं करते हैं, उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में ले लीजिए, गन्ना डिपार्टमेंट, कई सारे हमारे भाई होंगे जो हमें देख रहे होंगे, वो गन्ने की बेल्ट से होंगे। देखिए मिल प्रशासन क्या करता है, जो चाटुकार हैं उनके लिए क्या करता है और जो सही व्यक्ति हैं उनके साथ क्या व्यवहार करता है। एक सही व्यक्ति घूस नहीं देना चाहेगा, वो रिश्वत नहीं देगा, लेकिन मजबूरी यह होती है उसकी, अगर वो रिश्वत नहीं दे रहा है तो दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है रिश्वत देने के लिए। ऐसी स्थिति में इन दोनों व्यक्तियों के बीच वो जो अधिकारी होता है वो बंदर बांट करता है और वह उसी को प्रोजेक्ट देता है जो घूसखोर होता है। उससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है? हमारा समाज जो कि विकसित होने की स्थिति में शीघ्र पहुंचने वाला है, वह इसी वजह से पीछे जा रहा है। दोस्तों, हम देख रहे हैं आए दिन पुल गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं। अरे आप कुछ भी करिए, आपको गेहूं बेचने जाना हो दोस्तों, चले आप, जब तक आप दलाली नहीं करेंगे, दूसरे दलाल से नहीं मिलेंगे, तब तक आपकी बिक्री संभव नहीं हो पाएगी। कोई कह देगा इसमें नमी ज़्यादा है, कोई कुछ बता देगा, लेकिन सरकार उसके लिए प्रयत्न कर रही है, फिर भी वह प्रयत्न हमारे लिए इतना उत्कृष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहला प्रयत्न हम आप लोगों को ही करना होगा। हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वह ईमानदार हो, वह चाटुकार ना हो, लेकिन हम स्वयं को देखें कि हम भी तो चाटुकार नहीं हैं, हम भी तो बेईमान नहीं हैं। यदि हम स्वयं को सुधार लें तो इस संसार को हम सुधार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस समाज में प्रत्येक वर्ग में चाटुकारिता उस तरह से घुस चुकी है जैसे हमारे शरीर के जो रक्त है, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं घुली होती हैं, सेम उसी तरह से हमारे बीच ये चाटुकारिता और मक्कारी, क्योंकि चाटुकारिता से ही मक्कारी का जन्म होता है और वो हमें दिखाई दे रही है। आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर एक स्वच्छ और उन्नत समाज का निर्माण करेंगे, जो कि एक दूसरे से सौहार्द, सहयोग और बंधुत्व की भावना का संदेश समाज को देगा, दुनिया को देगा, और लोग हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे आचार विचारों का एक बार पुनः दर्शन कर सकेंगे, जो हमने और हमारे पूर्वजों ने बनाई है। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।